In this video, we are continuing with the miscellaneous exercise of conics. This is a chapter from Maharashtra Government Textbook, Maths Part 1, 11th Standard. In case if you have missed the previous video, in the previous video I have solved all the MCQs of miscellaneous exercise, and like I said in this video, we are continuing with question number 2. You can see the questions right there on the right hand side, and I'll be writing down the solutions in the blank space we have on the left. So question number 2, question number 1, first part of it. So for each of the given parabolas, you have to find the focus, equation of directrix, length of lattice rectum, and endpoints of lattice rectum. Let's begin with the first one, where the equation given to us is y square equal to 17x. Okay, it's 2y square equal to 17x. हम 2 को right hand side में ले लेंगे और ये आ जाएगा 17x upon 2. We have to compare it with y square equal to 4ax. So you realize that the value of 4a will be equal to 17 by 2. So the value of a is equal to 17 upon 8. Now this is a parabola of the type y square equal to 4ax, and that is why it will be opening up in the rightward direction. The coordinates of the focus S are given by a comma 0. So that will be 17 by 8 comma 0. Then what you have is the equation of directrix. जितना दूर फोकस आपके वर्टेक्स से रहेगा उतना ही दूर डायरेक्ट्रिक्स होगा वर्टेक्स से. मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होगा. तो s का कोऑर्डिनेट्स अगर 17 by 8 comma 0 आया तो x एक्सिस पे ये वाला जो पॉइंट रहेगा दैट विल बी -17 upon 8, एंड डायरेक्ट्रिक्स क्योंकि वो x एक्सिस को परपेंडिकुलर है, ये आपका x एक्सिस और ये y, तो क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस को परपेंडिकुलर है, हम कहते हैं कि x एक्सिस को परपेंडिकुलर कोई भी लाइन, उसका इक्वेशन रहेगा x इक्वल टू कांस्टेंट. तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ जाएगा x इक्वल टू -17 upon 8. वो कांस्टेंट -17 upon 8 इसलिए आया क्योंकि इस लाइन ने x एक्सिस को -17 upon 8 पे इंटरसेक्ट किया है. आगे बढ़ते हैं. वी नीड द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑल्सो. लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम LL डैश इज गिवन बाय 4a, और 4a का वैल्यू तो ऑलरेडी मिल चुका है 17 by 2. एंड फाइनली एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम. लैटिस रेक्टम मतलब फोकस से जो लाइन पास होगा और एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा उसे हम कहते हैं लैटिस रेक्टम. तो जो एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम है, मान लो उसे हम कहते हैं L और L डैश. इन दोनों का x कोऑर्डिनेट, फोकस का जो x कोऑर्डिनेट है वही होगा और फोकस का x कोऑर्डिनेट 17 upon 8 है. तो इन दोनों का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 17 upon 8, और एंड पॉइंट्स ऑफ अ लैटिस रेक्टम दे आर गिवन बाय a, 2a. तो ये आ गया 17 by 8 मतलब a का वैल्यू, कॉमा करके 2a लिखेंगे तो 2a आ जाएगा 17 by 4. नीचे वाला पॉइंट रहेगा -17 by 4, क्योंकि अगर इसका y कोऑर्डिनेट प्लस में है तो इसका y कोऑर्डिनेट उतना ही रहेगा लेकिन माइनस में रहेगा. तो एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम भी मिल गया 17 upon 8, 17 upon 4, या तो 17 upon 8 एंड -17 upon 4. तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. तो सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड मतलब फर्स्ट का ही सेकंड. इस बार जो पैराबोला दिया है वो है 5x स्क्वायर इक्वल टू 24y. 5 को भी हम ले लेंगे राइट में, तो ये आ जाएगा 24y upon 5, और ये पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 4by टाइप का. इसमें हम अगर कंपेयर करें तो मालूम पड़ता है कि 4b का वैल्यू आ गया 24 upon 5. 4 अगर कैंसिल कर दिया तो हमें b का वैल्यू मिल गया 6 upon 5. क्योंकि ये पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4by टाइप का है, ये ऊपर की तरफ ओपन होने वाला है. इसका जो फोकस होगा, ये फोकस का y कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस पे ये जो पॉइंट रहेगा वो 6 by 5 रहेगा. तो यहां का जो फोकस है S, इसका कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा 0, b मतलब 0, 6 by 5. और सेकंड हमें डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, तो जितना दूर फोकस वर्टेक्स से रहेगा उतना ही दूर डायरेक्ट्रिक्स भी रहेगा वर्टेक्स से. तो फोकस अगर 6 by 5 पे है और ये ओरिजिन है, तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा -6 by 5.
अगर लाइन x को परपेंडिकुलर है तो इक्वेशन x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहां पर लाइन y एक्सिस को परपेंडिकुलर है तो इसका इक्वेशन आएगा y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वो कांस्टेंट वही नंबर रहेगा जहां पर इस लाइन ने y एक्सिस को टच किया, जो कि है -6/5। तो y इक्वल टू -6/5 ये आ गया डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम की तरफ। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का हिसाब तो सीधा है, उसका लेंथ आएगा 4b और 4b का वैल्यू हमें मिल चुका है 24/5। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आ गया 24/5 और फिर आएगा एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम L और L'। एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम दे आर गिवन बाय ±2b, b। तो यहां पर वो आ जाएगा, b का वैल्यू है 6/5 तो 2b का वैल्यू आ गया ±12/5 और b का वैल्यू 6/5। तो ये आ गया आपका एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम और ये हो गया सोल्यूशन आपके पहले के सेकंड क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y² इक्वल टू 12x हुज पैरामीटर्स माने कि t का वैल्यू आर 2 and 3। तो y² इक्वल टू 12x कंपेयर करते हैं y² इक्वल टू 4ax के साथ। तो 4a का वैल्यू मिल गया 12, तो a का वैल्यू मिल गया 3। एक पैराबोला जो कि y² इक्वल टू 4ax टाइप का होता है, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशंस होता है x1 इक्वल टू x1 बोलो या x बोलो, एक्चुअली x कहना चाहिए, x इक्वल टू 80² सो 3t² और y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 280। सो यहां पर a का वैल्यू 3 है तो 280 ये हो जाएगा 60। हमें पहले क्वेश्चन में पैरामीटर का वैल्यू मतलब t का वैल्यू 2 दिया है, तो जो पॉइंट रहेगा वो पॉइंट आ जाएगा 3t² 60 मतलब 3 × 4 और 6 × 2, ये पॉइंट आ गया 12,12। सेकेंड पॉइंट के लिए t का वैल्यू डालना है -3, तो जो पॉइंट रहेगा यहां पर डाल देना है t का वैल्यू -3, तो वो आ जाएगा 3 × 9 मतलब x कोऑर्डिनेट आ गया 27 और यहां पर जब t को 3 डाल देंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 6 × -3 मतलब -18। ये हो गया सोल्यूशन आपके सेकंड क्वेश्चन का। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ द पैराबोला y² इक्वल टू 8x हैविंग अ फोकल डिस्टेंस इक्वल टू 10। तो y² इक्वल टू 8x। स्टेप नंबर 1 तो सीधा सीधा है, आपको कंपेयर करना है y² इक्वल टू 4ax के साथ। तो 4a का वैल्यू आ गया 8 मतलब a का वैल्यू आ गया 2। अभी हमें चाहिए एक पॉइंट जिसका फोकल डिस्टेंस आएगा 10। जिन जिन लोगों को नहीं पता है, फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x1 + a। ये कहां से आया? इसके लिए पैराबोला का एक सिंपल हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिसमें हमने कहा था कि फोकस का और पैराबोला से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, ओके, पैराबोला पे कोई भी पॉइंट फोकस से जितना दूर रहेगा उतना ही दूर वो डायरेक्ट्रिक्स से भी रहेगा। मान लो ये पॉइंट पैराबोला पे P है और डायरेक्ट्रिक्स पे जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है P से, उसका फुट M है। तो एक पैराबोला के लिए SP इक्वल टू PM रहेगा। इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसका फोकस से जो डिस्टेंस रहेगा उतना ही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से भी रहेगा। अभी मान लो P के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और डायरेक्ट्रिक्स तो हम जानते हैं कि x इक्वल टू -a पे रहेगा, फोकस रहेगा a, 0 पे। तो जो फोकल डिस्टेंस SP होता है उसका लेंथ और PM का लेंथ सेम रहेगा, क्योंकि ये x इक्वल टू -a है, इतना जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा a। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ गया a और फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस P का x कोऑर्डिनेट आएगा जो कि है x1। तो PM का जो पूरा लेंथ आया वो आ गया a + x1। तो इस तरह से हमें मिला था फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला जो कि होता है x1 + a। वापस आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमें अभी तक मिला था y² इक्वल टू 8x मतलब a का वैल्यू 2 मिला था, फोकल डिस्टेंस मतलब SP जो कि दिया जाता है x1 + a इस फॉर्मूला से। फोकल डिस्टेंस थर्ड क्वेश्चन में दिया है 10, x कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का क्या है वो पता नहीं है और a का वैल्यू हमें पता है 2 है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया 8 और क्योंकि रिक्वायर्ड पॉइंट इस पैराबोला पे लाई करेगा
उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के लिए हम x1 का वैल्यू 8 डाल देंगे पैराबोला के इक्वेशन में, तो y स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 64 और y का वैल्यू आ जाएगा ±8। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स है पैराबोला पे जिनका फोकल डिस्टेंस 10 है, वो पॉइंट्स बन जाएंगे x1, y1, या y1 मैंने लिखा नहीं है बट यहां से मालूम पड़ जाता है कि जो पॉइंट्स रिक्वायर्ड है वो है 8, -8 या 8, +8। इन शॉर्ट 8, ±8। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 9x एट द पॉइंट 4, -6 ऑन इट। y स्क्वायर इक्वल टू 9x पैराबोला का इक्वेशन है। पॉइंट अगर पैराबोला पे लाई करेगा तो टेंजेंट का इक्वेशन मिलता था y स्क्वायर को y1 के साथ रिप्लेस करके और x को x + x1/2 के साथ रिप्लेस करके, और x1, y1 वही पॉइंट है जिस पर आपको टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए 4, -6 पे, तो y1 का वैल्यू -6 और x1 का वैल्यू डाल देंगे 4, तो ये आ जाएगा -6y इक्वल टू 9 × x + 4 / 2। और एक तो हम पहले तो 3 को कैंसिल कर सकते हैं, 3 2s are 3 3s are, यहां का 2 जब लेफ्ट में चला जाएगा तब इक्वेशन आ जाएगा -4y इज इक्वल्स टू, राइट में भी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 3x + 12। तो फाइनली इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट इज 3x + 4y + 12 इक्वल टू 0। मैं 4y को राइट में लेकर गया और ये फाइनल इक्वेशन मुझे मिल गया टेंजेंट का। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। फिफ्थ सम में फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x एट t इक्वल टू 1। तो फिफ्थ सम में y स्क्वायर इक्वल टू 8x, वापस कंपेयर कर लो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ, तो 4a का वैल्यू आ गया 8, a का वैल्यू आ गया 2। इस पैराबोला पे किसी भी पॉइंट का पैरामेट्रिक इक्वेशंस at² 2at था। यहां पर हमें t का वैल्यू 1 दिया है और a का वैल्यू 2 मिल चुका है, तो पॉइंट आ जाएगा 2 × 1 मतलब कि 2, और 2 × 2 × 1 मैंने बेसिकली a का वैल्यू 2 और t का वैल्यू 1 डाला, और 2 a का वैल्यू 2 t का वैल्यू 1, तो ये पॉइंट आ गया। तो ये जो पॉइंट बना ये बना 2, 4। हमें चाहिए टेंजेंट का इक्वेशन 2, 4 के ऊपर, और जो पिछले सम में किया था वही वापस करेंगे। क्योंकि पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा y1 इक्वल टू 8 x + x1/2 के साथ। y स्क्वायर को रिप्लेस किया y1 के साथ और x को रिप्लेस किया x + x1/2 के साथ। x1 का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू 4 डालेंगे, तो ये आ जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 8 x + 2 / 2। सबसे पहले कैंसिल कर सकते हैं 4 और 8, तो ये आएगा 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया आपका टेंजेंट का इक्वेशन जो कि है y इज इक्वल्स टू x + 2। ये आ गया आपके फिफ्थ सम का सोल्यूशन। बढ़ते हैं आगे सिक्स्थ सम की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 9x पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 10। सिक्स्थ वाले में वो y1 और x + x1/2 वाला मेथड नहीं चलेगा, क्योंकि 4, 10 पैराबोला का पॉइंट नहीं है। पॉइंट अगर पैराबोला के बाहर लाई करेगा तो हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करना है। y स्क्वायर इक्वल टू 9x, कंपेयर करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ, तो 4a का वैल्यू आ गया 9, a का वैल्यू आ गया 9/4। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इस पैराबोला के लिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप के पैराबोला के लिए ये था कि अगर एक लाइन जो कि y इक्वल टू mx + c होगा, अगर ये लाइन इस पैराबोला को टेंजेंट बनना चाहता है तो उस लाइन के c का वैल्यू a/m होना जरूरी है। इस केस में हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, तो हम कहेंगे कि टेंजेंट का इक्वेशन लेट दैट बी y इक्वल टू mx + a/m। a का वैल्यू हमें मालूम है 9/4, तो a का वैल्यू भी डाल देंगे 9/4, तो c के जगह आ जाएगा 9/4m, और ये हमारे टेंजेंट का इक्वेशन है। ये टेंजेंट पास होने वाला है 4, 10 से, तो अगर ये टेंजेंट 4, 10 से पास हुआ तो 4, 10 इस टेंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम x के जगह पे 4 और y के जगह पे 10 डाल देंगे। इससे हमें मिलेगा 10 इज इक्वल टू 4m + 9/4m।
हम इक्वेशन के दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4m के साथ, राइट में सॉरी लेफ्ट में आ जाएगा 40m, राइट में आ जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 9, 40m राइट में लेके हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना शुरू कर लेंगे। 16m स्क्वायर माइनस 40m प्लस 9 इक्वल टू 0, 16 इंटू 9 ये आता है 144, तो 144 किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, 36 और 4 ऐड करेंगे तो 40 भी आता है बराबर, तो 36 एंड 44 आ गए हमारे फैक्टर्स। 16m स्क्वायर प्लस 36m सॉरी माइनस 36m माइनस 4m प्लस 9 इक्वल टू 0। और पहले दो टर्म्स में से आ जाएगा 4m कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 4m माइनस 9, और जो 4m कॉमन आया था वो 4m, अगले ब्रैकेट से आएगा माइनस 1 कॉमन, सो फैक्टराइज करके m का दो वैल्यूज आ जाएगा जो कि है 9/4 एंड 1/4। तो आपको यहां पर दो टैंजेंट मिलेगा, एक ऐसा टैंजेंट जिसका स्लोप है 9/4 और एक ऐसा टैंजेंट जिसका स्लोप है 1/4। अभी टैंजेंट का अगर इक्वेशन चाहिए तो हम जानते हैं कि टैंजेंट का इक्वेशन हमें यहां पर मिल चुका था। m का मिला हुआ वैल्यूज हम इसी इक्वेशन में डाल देंगे तो हमें टैंजेंट का प्रॉपर इक्वेशन मिल जाएगा। इसे जरा नए स्क्रीन पे लिख लेता हूं, ये ध्यान से देख लो टैंजेंट का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस 9/4m, और m का वैल्यूज मिला है 9/4 और 1/4। सो टैंजेंट का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस 9/4m, एक टैंजेंट मिलेगा m का वैल्यू 9/4 डाल के और दूसरा मिलेगा m का वैल्यू 1/4 डाल के। निकाल लो टैंजेंट के इक्वेशंस, ये आ गया y इक्वल टू 9x/4 प्लस m का वैल्यू 9/4 डाला तो ऊपर नीचे कट होके ये आ जाएगा 1। चाहो तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो और कह दो कि टैंजेंट का इक्वेशन है y इक्वल टू 9x प्लस 4, ना भी किया तब भी चलेगा। और फाइनली 1/4 भी डालना है, तो y का वैल्यू आ जाएगा x/4 प्लस m का वैल्यू डालना था इस इक्वेशन में, ठीक है। तो y का वैल्यू 1/4 इंटू x मतलब x/4 प्लस 9/4m का वैल्यू आ जाएगा 1, तो प्लस 9। तो ये आपका दूसरे टैंजेंट का इक्वेशन। अगर आप सोच रहे हो कि दो टैंजेंट क्यों बना, तो इसे डायग्राम के हिसाब से इमेजिन करो। ये जो पैराबोला दिया है 6th क्वेश्चन में, वो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 9x मतलब राइट वर्ड ओपनिंग, 4,10 मतलब यहां पे कहीं पे वो पॉइंट होगा, तो एक टैंजेंट कुछ इस तरह से बनेगा और एक टैंजेंट कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, डायग्राम एक्यूरेट नहीं है बट बाहर के पॉइंट से आप इमेजिन कर सकते हो कि पैराबोला को दो टैंजेंट बना पाएंगे। तो ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन, और बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में आपसे कहा है कि शो दैट द टू टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -6,9 टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 24x आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टी है तो हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लेंगे इसको। y स्क्वायर इक्वल टू 24x, अगर कंपेयर किया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ तो 4a आ जाएगा 24, a आ जाएगा 6। तो आपका फोकस आ गया 6,0 पर। अगर ये वर्टेक्स है और ये आपका फोकस है, तो जितना दूर फोकस रहेगा वर्टेक्स से उतना ही दूर वर्टेक्स से आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा। तो अगर ये ओरिजिन है और फोकस 6,0 पे है तो डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा -6 पे, और ये परपेंडिकुलर है x एक्सिस को, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ जाएगा x इक्वल टू -6। जो पॉइंट हमें दिया है -6,9, वो पॉइंट यहां पे कहीं पे रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर है। पैराबोला का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि आपसे कहेगा कि अगर आपने डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर से पैराबोला को कोई भी दो टैंजेंट बनाया तो वो दोनों टैंजेंट पैराबोला को मतलब वो दोनों टैंजेंट अपने आप को परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर इस पॉइंट से मैंने कोई भी दो टैंजेंट बनाया तो वो दोनों टैंजेंट आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे, ये प्रॉपर्टी है। और क्योंकि ये पॉइंट -6,9 पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करता है, हम सीधा सीधा कंक्लूड कर सकते हैं कि जो दो टैंजेंट हम उस पॉइंट से बनाएंगे पैराबोला को, वो दोनों टैंजेंट परपेंडिकुलर रहेंगे। तो सॉल्व किया नहीं है बट हम जानते हैं कि हाँ,
जो टेंजेंट बनेंगे वो परपेंडिकुलर रहेंगे। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला। वापस बोल देता हूं, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर से पैराबोला को कोई भी दो टेंजेंट बनाया तो वो दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर रहेगा। बढ़ते हैं 8th सम की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x which are parallel to the line 2x plus 2y plus 5 equal to 0. Find the point of contact. इसे अगर कंपेयर किया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ तो 4a का वैल्यू आ जाएगा 8, a का वैल्यू आ जाएगा 2 और टेंजेंट इसके साथ पैरेलल है। पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है तो हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए। तो इस लाइन को हम इस तरह से लिखेंगे 2y इक्वल टू -2x और -5 और फिर 2 को भी राइट में लेकर जाएंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा -x -5/2। इसे कंपेयर करना है y इक्वल टू mx प्लस c के साथ। x के साथ जो आएगा वो m, x के साथ आया -1 तो m का वैल्यू आ गया -1, मतलब हमारे टेंजेंट का स्लोप इज -1। c का कोई मतलब नहीं है बिकॉज हमारा टेंजेंट सिर्फ उस लाइन को पैरेलल है तो हमें सिर्फ स्लोप से मतलब था। a का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू -1 है, तो टेंजेंट का इक्वेशन आएगा y इक्वल टू mx प्लस c और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के हिसाब से अगर y इक्वल टू mx प्लस c इस पैराबोला को टेंजेंट बनना चाहता है तो c का वैल्यू a/m होना जरूरी है। तो c का वैल्यू हम लिख देंगे a/m क्योंकि ये लाइन हमारे पैराबोला को टेंजेंट है। तो टेंजेंट का इक्वेशन आ गया y इक्वल टू m इज -1 तो mx बन गया -x प्लस a का वैल्यू 2 अपॉन m का वैल्यू -1। तो ये इक्वेशन आ गया y इक्वल टू -x -2। आप सारा टर्म्स लेफ्ट में लेकर जाइए तो वो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी चाहिए। तो पैराबोला था y स्क्वायर इक्वल टू 8x, टेंजेंट का इक्वेशन मिला x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो था पैराबोला पे कोई भी पॉइंट का इक्वेशंस या पैरामेट्रिक इक्वेशंस हम लिखते थे 80 स्क्वायर 280 इस हिसाब से। इस पैरामीटर का एक प्रॉपर्टी था कि अगर मान लो ये वाला पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर 280 है तो इस पॉइंट पे आपने ये जो टेंजेंट बनाया उसका स्लोप आएगा 1/t। तो पैरामीटर और टेंजेंट के स्लोप में ये वाला रिलेशन हमेशा फॉलो होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप के पैराबोला के लिए। तो 80 स्क्वायर में हम लिख लेंगे t को 1/m तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा a/m स्क्वायर एंड 2a t को लिखा 1/m तो 2a/m। तो ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और m यहां पर टेंजेंट का स्लोप था। a का वैल्यू था 2, टेंजेंट का स्लोप था -1 तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया 2/-1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, कॉमा 2a मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4 अपॉन m मतलब -1। तो ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि है 2, -4। बढ़ते हैं आगे 9th सम की तरफ। तो 9th सम में लाइन टचेस द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। ध्यान से देखो ये स्टैंडर्ड सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल मतलब सेंटर ओरिजिन एंड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x। शो दैट द इक्वेशन इज y इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस 2। क्वेश्चन थोड़ा समझो। एक स्टैंडर्ड सर्कल, इसका इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। जो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 8x वो राइट में ओपन अप होगा इस तरह से। इन दोनों को एक ही लाइन है जो टच करेगा, मतलब इन दोनों का कॉमन टेंजेंट। जब भी कॉमन टेंजेंट की बात आएगी और कर्व आपका स्टैंडर्ड कर्व रहेगा, ट्राई टू यूज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। एक स्टैंडर्ड सर्कल को अगर एक लाइन टेंजेंट रहेगा तो उस लाइन के लिए c का जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी a टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर। a मतलब सर्कल का रेडियस, m मतलब टेंजेंट का स्लोप। और यही लाइन पैराबोला को भी टेंजेंट है, लेकिन अगर एक लाइन पैराबोला को टेंजेंट बनना चाहता है तो उसके c का वैल्यू आना चाहिए a/m। ये a सर्कल का रेडियस है, ये वाला a पैराबोला का a है, तो यहां पर r लिख लेते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि ये दोनों लाइंस सेम है, क्योंकि सर्कल का और पैराबोला का टेंजेंट कॉमन है, ये दोनों लाइन सेम टू सेम है
और क्योंकि ये दोनों लाइन मतलब ये दोनों इक्वेशंस सेम टू सेम है, इनके सी का वैल्यू भी सेम होना जरूरी है। तो a अपॉन एम का वैल्यू आ जाएगा r टाइम्स रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। पैराबोला के लिए a का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। कंपेयर करना है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ, तो 4a का वैल्यू आया 8, a का वैल्यू आ गया 2, तो ये हो गया 2 अपॉन एम इक्वल टू, सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर का वैल्यू 2, तो आर का वैल्यू आ गया रूट 2 रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसे हम स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर करके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 4 अपॉन एम स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये 2 और ये 4 कैंसिल होगा, लेफ्ट में आएगा 2, इसे एक्सपांड किया तो आ जाएगा 2 इक्वल टू एम स्क्वायर को राइट में लेना है, तो एम स्क्वायर प्लस एम पावर 4, 2 को अभी राइट में ले लेंगे, तो यहां पे बचेगा 0 और यहां पे आएगा -2। एम पावर 4 प्लस एम स्क्वायर -2, ये आ गया एक क्वाड्रेटिक एम स्क्वायर के टर्म्स में, तो इसे अगर फैक्टराइज किया तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 2 एम स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो यहां पर एम स्क्वायर प्लस 2 को अगर 0 से इक्वेट किया, एम स्क्वायर आएगा -2 जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, और एम स्क्वायर -1 0 आएगा, तो एम स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 1, एम का वैल्यू आ जाएगा प्लस और -1। जैसे ही आपको एम का वैल्यू मिल गया, आप ये एम के वैल्यू को चाहे तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, चाहे तो ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, आपको अपने टैंजेंट का इक्वेशन मिल चुका है। इसे एक बार प्रॉपरली लिख लेते हैं। सो टैंजेंट का इक्वेशन था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि हम पैराबोला वाले इक्वेशन में डालेंगे, c का वैल्यू हम लिख लेंगे a अपॉन एम, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x पैराबोला था, 4a का वैल्यू 8 था, a का वैल्यू 2 था, तो टैंजेंट का इक्वेशन आ गया y इक्वल टू m का वैल्यू मिला था +-1, तो +-x प्लस a का वैल्यू 2 अपॉन m का वैल्यू भी +-1, तो 2 अपॉन +-1 ये दे देगा +-2। चाहिए तो वो प्लस माइनस अलग से बाहर लिख लेने का, और टैंजेंट का इक्वेशन आ गया y इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ऑफ x प्लस 2, बराबर वही है जो हमें दिखाना था, और यहां पे फिनिश किया आपका 9th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन के साथ। अगर कल आपका कॉलेज का एग्जाम है और ये वीडियो आप देख रहे हो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए, तो इस सम पे ज्यादा टाइम वेस्ट करना मत, बाकी के सम्स से थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, और कॉलेज एग्जाम्स में आने के लिए इसका चांसेस भी थोड़ा कम है। तो 10th क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। Two tangents are drawn to a parabola y square equal to 8x, and these two tangents are meeting the tangent at the vertex at P and Q. एक मिनट, इसको थोड़ा प्रोसेस करो। tangent at vertex, vertex मतलब ये वाला पॉइंट, उस पॉइंट पे tangent ये वर्टिकल लाइन मतलब y एक्सिस है। तो इस पैराबोला पे आपने दो tangent बनाया, और ये दोनों tangent at vertex मतलब y एक्सिस को P और Q पे कट करेगा। हमने हमारा दो tangent कहां पर बनाया वो उन्होंने मेंशन नहीं किया है, उन्होंने बस बोला कि दो टैंजेंट आप इस पैराबोला को बना दो, वो y को कट करेगा P और Q पे। अब आगे PQ का लेंथ 4 आना चाहिए, और आपको ये प्रूव करना है कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू टैंजेंट्स दैट यू आर ड्राइंग इज गोइंग टू बी y स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स x प्लस 2। अब मान लो मैंने एक टैंजेंट कहीं पे एक रैंडम पॉइंट इधर ले लिया और एक टैंजेंट बना दिया, तो ये वाला लाइन y एक्सिस को मीट करेगा P पे, और एक टैंजेंट बनाना है, लेकिन ये टैंजेंट इस तरह से बनाना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y के साथ आएगा मतलब Q, वो पॉइंट Q इस तरह से पोजिशन होना चाहिए जिससे कि PQ का लेंथ 4 आए। तो मान लो मैंने टैंजेंट बना दिया यहां पर, ये टैंजेंट y एक्सिस को कट करेगा Q पे, और ये आ गया उन दोनों टैंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन ये तो एक पर्टिकुलर पोजिशन हो गया ना दो टैंजेंट्स का, PQ का लेंथ हम 4 रखेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टैंजेंट इसी पॉइंट पे बनाना है ऐसा कंपलसरी थोड़ी ना। हम पहला वाला टैंजेंट जहां चाहे वहां पर बना सकते हैं। तो अगर पहला टैंजेंट बदल गया, इस डायग्राम में मैंने जो बनाया है उससे कोई अलग टैंजेंट बनाया, तो दूसरा टैंजेंट भी अलग बनेगा, उस केस में उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो भी अलग आएगा। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ टैंजेंट्स लेके हमें उनके अलग अलग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलने वाले हैं। इन सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का जो एक कॉम्बिनेशन रहेगा, एक सेट रहेगा, ये सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का जो सेट हम कंसिडर करेंगे वो एक शेप फॉर्म करेगा।
उस शेप का इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स एक्स प्लस 2 आएगा, ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो इतना सिर्फ आपका क्वेश्चन था। सोल्यूशन भी कोई इतना टफ नहीं है, बट है थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले सारे सम्स से। देखते हैं क्या करना है। पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, कंपेयर कर लो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ, तो 4a का वैल्यू आ जाएगा 8, a का वैल्यू आ जाएगा 2, और हम लिखेंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पैरामेट्रिक टर्म्स में। पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आएगा 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर कॉमा 280 मतलब 4t आ गया, और इस पॉइंट का पैरामीटर मान लो 1 है, तो 1 मतलब t1, और इस पॉइंट का पैरामीटर अगर t2 लिया तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2t2 स्क्वायर कॉमा 4t2। अब टेंजेंट्स का इक्वेशन अगर लिखना है तो कैसे लिखने का? टेंजेंट का इक्वेशन तो होता है y इक्वल टू mx प्लस c के टाइप का, लेकिन पैराबोला के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये कहता था कि अगर y इक्वल टू mx प्लस c इस पैराबोला को टेंजेंट बनना चाहता है तो c का वैल्यू आएगा a अपॉन m, तो c का वैल्यू हमने लिख लिया 2 अपॉन m, क्योंकि a का वैल्यू तो 2 था। टेंजेंट और पॉइंट के पैरामीटर के बीच में रिलेशन ये था कि एक पॉइंट का अगर पैरामीटर t है तो उधर टेंजेंट का स्लोप आएगा 1 अपॉन t, मतलब टेंजेंट का स्लोप m इज इक्वल टू 1 अपॉन t। तो अगर ये p वाला टेंजेंट में कंसिडर करूं, ये पहला वाला, उसका इक्वेशन आएगा y इक्वल टू mx, m के बदले मैं लिख लूंगा t का रेसिप्रोकल, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी मैंने अभी अभी डिस्कस किया m इक्वल टू 1 अपॉन t वाला, वो सेटिस्फाई होगा, तो x अपॉन t1 आएगा और प्लस 2 अपॉन m बन जाएगा 2t1। सिमिलरली जो q वाला टेंजेंट है उसका इक्वेशन आएगा y इक्वल टू, ये आपका p वाला टेंजेंट आ गया, ये आपका q वाला टेंजेंट आ गया, y इक्वल टू x अपॉन t2 प्लस 2t2। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y एक्सिस के साथ क्या रहेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y के साथ निकालने के लिए हमें x का वैल्यू 0 डालना होगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 2t1, तो p का कोऑर्डिनेट्स आ गया 0, 2t1, और उसी तरीके से q का कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएगा 0, 2t2। pq का लेंथ इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, मतलब 2t1 माइनस 2t2 अगर हम करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 4। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो, रूट ओवर pq का लेंथ चाहिए ना, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर वो 0, 2t1 माइनस 2t2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4। इसे जरा हम स्क्वायर कर लेंगे तो ये रूट निकल जाएगा, इधर भी आ जाएगा 16। अंदर जो 2t1 माइनस 2t2 है उसका 2 बाहर आएगा, और 2 का बाहर आया मतलब वो स्क्वायर के साथ बाहर आएगा, तो ये 2 4 बन के बाहर आएगा, वो 4 इसे काटेगा तो यहां आ जाएगा 4। फाइनली हमें मिला t1 माइनस t2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। ये आपका बन जाएगा एक वर्किंग इक्वेशन। ओके, एक नए पेज पे लिख लेता हूं, और इस पेज से आपको क्या क्या याद रखना है वो ध्यान में रखना। p का कोऑर्डिनेट्स 0, 2t1, q का कोऑर्डिनेट्स 0, 2t2। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें मिला है कि t1 माइनस t2 का जो स्क्वायर है उसका वैल्यू आएगा 4। टेंजेंट एट p का इक्वेशन y इक्वल टू x अपॉन t1 प्लस 2t1, और q पे मतलब q वाला जो सेकंड आपका टेंजेंट था उसका इक्वेशन y इक्वल टू x अपॉन t2 प्लस 2t2। अब हमें बेसिकली चाहिए था लोकस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, तो जो दो टेंजेंट्स का हमने इक्वेशन लिखा, हमें चाहिए इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इन्हीं दो इक्वेशंस को हम माइनस करेंगे। ध्यान में रखना t1 माइनस t2 का स्क्वायर 4 मिल चुका है। इन दो इक्वेशंस को अगर हमने माइनस किया तो यहां पर आएगा 0, x अपॉन t1 माइनस x अपॉन t2, x इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, वो आएगा t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2, प्लस 2t1 माइनस 2t2 मतलब 2 टाइम्स t1 माइनस t2। ये t1 माइनस t2 अगर लेफ्ट में चला गया तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स t2 माइनस t1 इक्वल टू x t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2। आप t2 माइनस t1 को कट कर लो, x का वैल्यू आ जाएगा 2t1 t2, और x का वैल्यू 2t1 t2 अगर किसी भी एक इक्वेशन में डाल दिया तो आपको y का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले वाले में अगर डाल दिया 2t1 t2 तो t1 तो ऊपर नीचे कट हो जाएगा, और आपके पास y का वैल्यू बचेगा 2 टाइम्स t1 प्लस t2। अब ध्यान में रखो t1 माइनस t2 के स्क्वायर का वैल्यू है 4,
T1 T2 का वैल्यू आ गया x/2 और T1 प्लस T2 का वैल्यू आ गया y/2। हम इजिली इन तीनों इक्वेशंस को, इन दो और इस इक्वेशन को कंबाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से लिख के। T1 माइनस T2 का जो स्क्वायर था दैट कैन बी रिटन एज T1 प्लस T2 द होल स्क्वायर माइनस 4 T1 T2। ये बेसिक आपका a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर का ये एक छोटा मोटा कॉम्बिनेशन है। तो इसको एक्सपांड करके माइनस 4 T1 T2 कर लो, इसी का एक्सपांशन मिल जाएगा। T1 माइनस T2 का स्क्वायर ये तो मिल चुका है 4। T1 प्लस T2 हमें मिल चुका था y/2, तो ये आ गया y/2 का स्क्वायर माइनस 4 T1 T2 आ चुका था x/2, तो ये आ गया 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2x। अगर पूरा इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 8x। 8x को भी हम लेफ्ट में ले लेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 8x प्लस 16, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 2। और ये आ गया आपके इक्वेशन का इक्वेशन का लोकस नहीं, लोकस का इक्वेशन। तो ये हो गया आपके लोकस का इक्वेशन और यही आपको प्रूव करना था। देखो सम तो हो गया, लेकिन यहां पर हमें काफी बार ये लगता है कि इक्वेशन तो चलो मिल गया लेकिन ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। हाउ डू वी कम टू नो दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रिक्वायर्ड लोकस? रिक्वायर्ड लोकस वो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ना, तू याद कर। देख ये x और y जो था ना वो अपना टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही था। तो ये जो रिलेशन तुझे मिला ना x y में, ये बेसिकली उन टेंजेंट के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का ही रिलेशन है। और अगर ये रिलेशन फॉलो होएगा टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में, तो वही तो तेरा रिक्वायर्ड लोकस था। इसलिए ये आ गया तेरा फाइनल आंसर 10th क्वेश्चन का। हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड भी था बट ठीक है, जो था यही था। It's a good sum to practice for JEE mains and advanced, to some extent for MHT CET also. But like I said, कॉलेज एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा है तो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करना मत। शुरू करते हैं 11th क्वेश्चन के साथ। 11th क्वेश्चन के बारे में मैं खुद थोड़ा फिलहाल कंफ्यूज हूं बिकॉज आई फील देयर इज सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। आई विल डिस्कस वॉट एवर इज देयर इन माई माइंड। If you feel there's anything you want to add to it or you want to correct me, you can put it in the comments below. So y square equal to 4ax is going to be a parabola opening rightward, and you're drawing two tangents to the parabola. They are just telling you that m1 and m2 are the slopes of the two tangents. You have to prove that m1 minus m2 will always be a constant. The point is अगर एक tangent मैं यहां पर बना लूं और दूसरा मैं यहां पर बना लूं तो इन दोनों के स्लोप के बीच में कुछ तो डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर मैं मेरा दूसरा टेंजेंट बदल दूं तो अभी इन दोनों के बीच के, इन दोनों का जो स्लोप्स है उनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर आपने अलग अलग टेंजेंट लिया है तो उसके स्लोप्स के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो अलग ही रहेगा। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डेटा मिसिंग लग रहा है। सो 11th क्वेश्चन में स्किप कर रहा हूं एंड हम बढ़ेंगे आगे 12th क्वेश्चन के साथ। 12th क्वेश्चन में कहा है कि टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax is meeting the y axis in point Q. If S is the focus, show that SP subtends a right angle at Q. Okay. Now P is literally any point on the parabola because P के बारे में उन्होंने कोई restriction बोला नहीं है। P is just any point on the parabola. The parabola is y square equal to 4ax. तो point P को कहीं पर भी ले लेते हैं, ये point P आ गया। पैरामेट्रिक इक्वेशंस 80 स्क्वायर 280, और यहां पर अगर हमने एक टेंजेंट बनाया तो ये टेंजेंट y एक्सिस को मीट करेगा पॉइंट Q पे। ठीक है, S फोकस रहेगा, फोकस का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा a,0 और उन्होंने कहा है कि SP सबटेंस अ राइट एंगल एट Q। तो SP मतलब ये वाला लेंथ, SP सबटेंस, सबटेंस मतलब मेक्स, SP इज मेकिंग अ राइट एंगल एट Q, मतलब आपको दिखाना है कि ये SQP वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। देखो SQP वाला एंगल 90 डिग्री दिखाना है ना, तो वी कैन सिंपली प्रूव दैट स्लोप ऑफ SQ मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ PQ शुड बी -1। अगर आपने इतना प्रूव कर लिया ना तो आपका सम फिनिश है, बिकॉज अगर स्लोप ऑफ SQ इंटू स्लोप ऑफ PQ -1 है तो SQ और PQ परपेंडिकुलर आ गया और आपका एंगल SQP 90 डिग्री आ जाएगा। लेकिन स्लोप निकालने के लिए हमें Q का कोऑर्डिनेट्स चाहिए। Q के कोऑर्डिनेट्स के लिए P पे टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए।
टेंजेंट का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी आ जाएगा a अपॉन एम, और m का वैल्यू होता है 1 अपॉन टी, तो mx के बदले में सीधा लिख लूंगा 1 अपॉन टी इंटू एक्स, और a बाई एम जो था वो बन जाएगा 80। ये आ गया टेंजेंट का इक्वेशन एट द पॉइंट P। Q इज उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस, जो मिल जाएगा x को 0 डाल के, तो Q का कोऑर्डिनेट्स आ गया 0, 80। अब आ जाएगा स्लोप ऑफ एस क्यू, वैसे ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन -1 ये है, ये हमने अभी तक प्रूव किया नहीं है, कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है उसमें। स्लोप ऑफ एस क्यू ये आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब 80 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a। इसे मल्टीप्लाई करना है स्लोप ऑफ पी क्यू के साथ, जो कि वापस आ जाएगा y2 माइनस y1, मतलब 80 माइनस 280 अपॉन 0 माइनस 80 स्क्वायर। ओके, आई कुड हैव सिंपली रिटन इट एज 1 अपॉन टी, क्योंकि पी क्यू आपका टेंजेंट ही था, तो इसे सिंप्लीफाई भी कर लिया तो ये ब्रैकेट 1 अपॉन टी ही आने वाला है। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स आ गया, लेफ्ट में आ गया 80 अपॉन माइनस ए, इंटू आ गया 1 अपॉन टी, तो a कैंसिल, t कैंसिल, और ये आ गया -1, तो स्लोप ऑफ एस क्यू इंटू स्लोप ऑफ पी क्यू आ गया -1। क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स आपका -1 आ गया, यू कैन से दैट एंगल एस क्यू पी इज गोइंग टू बी अ राइट एंगल। तो मिसलिनियस में पैराबोला के जितने भी सम्स थे हमने यहां पर फिनिश किए। आगे के जो एलिप्स के सम्स है उसे मैंने कवर अप किए हैं अगले वीडियो में। डू चेक आउट दैट वीडियो, एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशंस। थैंक यू।